बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए कक्षा 8वीं के जो प्रोजेक्ट कार्य है, प्रोजेक्ट वर्कबुक सामाजिक विज्ञान के लेके आए हैं, जो आपके लिए 40 अंक की आना है, जो आपको स्कूल में बनाना है। तो प्रोजेक्ट वर्कबुक के जो प्रोजेक्ट कार्य है कैसे करना है, आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। चलिए देखते हैं, विषय कौन सा हमारा, सामाजिक विज्ञान कक्षा 8वीं। इस पर प्रोजेक्ट कार्य 1। देखिए, प्रोजेक्ट कार्य 1 में क्या दिया है, उद्देश्य दिया है आपके पास। उद्देश्य में आपके पास प्रश्न रहेगा, जहां आप रहते हैं उसके आसपास प्रचलित किसी हस्तकला मीन्स हाथ से बनाई गई हस्तकला का इतिहास पता लगाएं। इसके लिए आप दस्तकारों के समुदाय, उनकी तकनीक में आए बदलाव और उनके बाज़ारों के बारे में जानकारी एकत्रित करें तथा पिछले 20 वर्षों के दौरान इन चीज़ों में किस तरह के बदलाव आए हैं उनका विवरण लिखिए। ये आपका उद्देश्य है। इस उद्देश्य के आधार पर आपको क्या करना है, आगे लिखना है। उद्देश्य में क्या था, एक बार फिर से रिपीट करके बता रहे हैं। जहां आप रहते हैं उसके आसपास प्रचलित किसी हस्तकला का इतिहास पता लगाएं। इसके लिए आप दस्तकारों के समुदाय, उनकी तकनीक में आए बदलावों और उनके बाज़ारों के बारे में जानकारी एकत्रित करें तथा पिछले 20 वर्षों के दौरान इन चीज़ों में किस तरह बदलाव आए उनका विवरण लिखिए। तो इस प्रकार आपको प्रोजेक्ट कार्य 1 में यह उद्देश्य दिया था। अब इसको आपको अपने आसपास जो प्रचलित हस्तकला है, जो हाथों से कोई चीज़ें बनाई गई, इतिहास की पता करना है। आप अपने आधार पर लिख सकते हैं। देखिए, हमने क्या बताया इसमें, इसकी प्रस्तुतिकरण में आप लिख देंगे धातु शिल्प। धातु शिल्प प्राचीन शिल्पों में से एक है। धातु शिल्प क्या है, ये प्राचीन शिल्पों में से एक है। धातु शिल्प में विभिन्न धातुओं, घंटा धातु, सोना चांदी, कांस्य के मिश्र धातु एवं लोहा आदि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी, धातु शिल्प में हो गया। फिर उसके बाद दस्तकारों के समुदाय में यह कार्य मुख्य रूप से गोंड, मुरिया, धुर्व, भात्रा समुदाय के आदिवासी द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद तकनीक में लिख देंगे, धातु शिल्प बनाने के लिए लास्ट, मोम विधि, रेपोसी और ढोकला जैसी तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। फिर आप बाजार के बारे में बता देंगे, उसका बाजार क्या होते हैं। चलिए, धातु शिल्प से बनी वस्तुओं में मूर्तियाँ, मन्नत, दीपक, आदिवासी आभूषण इत्यादि प्रमुख होते हैं। जो बाजार होता है धातु शिल्प का, तो धातु शिल्प से बनी वस्तुओं की मूर्तियाँ होती हैं, मन्नत दीप होते हैं, आदिवासी आभूषण इत्यादि प्रमुख होते हैं, जो विदेशों में भी पसंद किए जाते हैं। बदलाव, 20 वर्षों में क्या बदलाव आया उसके बारे में बताना है आपको। देखिए, धातु शिल्प बनाने के लिए अब छेनी और पॉलिश का प्रयोग किया जाता है। पिछले 20 वर्षों के दौरान इनकी मांग में काफ़ी वृद्धि हुई है, जिससे कारीगरों को अच्छा मुनाफा होता है। इस कलात्मक विपुलता ने आदिवासी कारीगरों को देश में अपनी पहचान दिलाई है। इस प्रकार बच्चों, आपका ये क्या था, प्रायोजन जो था, प्रोजेक्ट कार्य 1, प्रायोजना कार्य 1 कंप्लीट होता है। इसके आधार पे आप यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। आप अपने आधार पे भी लिख सकते हैं, जहाँ आप रहते हैं उसके आसपास जो प्रचलित हस्तकला का इतिहास पता करके आप इसमें लिख सकते हैं। इस प्रकार आपका प्रायोजना कार्य 1 कंप्लीट होता है। इसी प्रकार आपका प्रायोजना कार्य 2 है। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले कम से कम 3 स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में लिखिए। 3 स्थानीय स्वतंत्रता सेनानी आप जहां रहते हैं उसके बारे में लिखना है। उनके चित्र व उनके संबंधित जानकारी संकलित कर, जैसे नाम क्या है, जन्म तिथि, जन्म स्थान, स्वतंत्रता आंदोलन में उनके द्वारा किए गए कार्य एल्बम तैयार कीजिए। तो ये आपका क्या हो गया, उद्देश्य हो गया प्रायोजना कार्य 2 का। तो आपको कैसे करना है, देखिए, इसके प्रस्तुतिकरण हमारे किसके बारे में करना है, ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले कम से कम 3 स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में। तो देखिए, हमारे स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। पहला नाम आ गया चंद्रशेखर आज़ाद। नाम कहा था, नाम लिख दी चंद्रशेखर आज़ाद। जन्म तिथि क्या है, 23 जुलाई 1906। जन्म स्थान भाभरा गांव। और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान क्या है इनका, इन्होंने कानून भंग आंदोलन में योगदान दिया। दूसरा, आज़ाद ने काकोरी षड्यंत्र जो 1925 में हुआ था में सक्रिय भाग लिया और पुलिस की आंखों में धूल झोंककर फरार हो गए। और तीसरा क्या है इनका आंदोलन में योगदान, इसका चंद्रशेखर आज़ाद जी का, उन्होंने अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में 1931 में रूस को बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर समाजवादी क्रांति का आह्वान किया। इस प्रकार इनके क्या हो गए, ये आंदोलन हो गए, इनका जन्म हो गया, जन्म स्थान हो गया और उनका नाम हो गया। ये पॉइंट पूछा था ना, नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, स्वतंत्रता आंदोलन, और उनका चित्र भी आपको यहाँ पे क्या कर देना है, चस्पा कर देना है। तो ये किसके बारे में बता दिए, एक स्वतंत्रता सेनानी के कौन से थे, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में। इसके बाद देखिए, दूसरा नंबर है वीरांगना झलकारी बाई। ये भी क्या थी, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ली थी, जिनका जन्म का हुआ था 22 नवंबर 1830। जन्म स्थान क्या है इनका, बुंदेलखंड भोजलार गांव। उसके बाद आंदोलन में योगदान क्या रहा इनका, यह एक वीर साहसी महिला थी, कौन, झलकारी बाई। दूसरा,
उनका चित्र भी बना के आप चस्पा कर सकते हैं यहाँ पे। दूसरा क्या है, झांसी की रानी की नियमित सेना में वह महिला शाखा दुर्गा दल की सेनापति थी। कौन? झलकारी बाई। वह लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। कौन? झलकारी बाई लक्ष्मीबाई की हमशक्ल भी थी। इस कारण शत्रु को धोखा देने के लिए वे रानी के वेश में भी युद्ध करती थीं। फिर अगला क्या है इनका, सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजी सेना से युद्ध में इन्होंने बड़ी सूझबूझ, स्वामी भक्ति और राष्ट्रीयता का परिचय दिया। तो इस प्रकार से एक इसके बारे में बता दिया हमने। झलकारी बाई के जो आंदोलन में योगदान क्या था, उनका जन्म कब हुआ और जन्म स्थान कहाँ था, ये आप बता दिए, और उनका चित्र आपको यहाँ पे चस्पा कर देना है। इसके बाद आती है रानी अवंतीबाई। तीसरी स्वतंत्रता आंदोलनकारी कौन है? रानी अवंतीबाई, जिनका जन्म हुआ था 16 अगस्त 1831 में। जन्म स्थान है ग्राम मनकेड़ी, जिला सिवनी, मध्य प्रदेश। स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान क्या रहा इनका, चलिए। यह भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली प्रथम महिला शहीद वीरांगना थी। नंबर 2 में आ जाएगा रामगढ़ की रानी अवंतीबाई, रेवाचल में मुक्ति आंदोलन की सूत्रधार थी। तीसरा, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का झंडा खड़ा किया। चौथा, जगह जगह गुप्त सभाएं कर देश में सर्वत्र क्रांति की ज्वाला फैला दी तथा अपने साथियों के सहयोग से हमला बोलकर घुघरी, रामगढ़ इत्यादि क्षेत्रों में से अंग्रेजी राज का सफाया कर दी। इस प्रकार से बच्चों आपको हमने ये अवंतीबाई के बारे में बताया, उसकी जन्म, उनका नाम बताया, अवंतीबाई का नाम जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी थी, जन्म तिथि, जन्म स्थान और स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान बता दिए। इसके बाद आपका नेक्स्ट प्रायोजना कार्य 3 आएगा। इसमें क्या दिया है, उद्देश्य है इसका, किसी स्थानीय ऐतिहासिक भवन, इमारत का परिवेशी उपलब्ध सामग्री से मॉडल बनाएं। देखिए प्रस्तुतिकरण क्या कह रहा है, किसी स्थानीय ऐतिहासिक भवन या इमारत का परिवेशी उपलब्ध सामग्री से, परिवेश में जो उपलब्ध सामग्री है उससे क्या बनाना है, आपको मॉडल बनाना है। प्रस्तुतिकरण हमने लिए यहाँ ग्वालियर का किला। ग्वालियर किले का निर्माण 8वीं शताब्दी में किया गया था। 3 वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैले इस किले की ऊंचाई 35 फीट है। कितनी फीट है? 35 फीट है। यह किला मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूनों में से एक है। यह गोपांचल नामक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। लाल बलुए पत्थर से निर्मित यह किला देश के सबसे बड़े किले में से एक है। इसमें कई ऐतिहासिक स्मारक, बौद्ध और जैन मंदिर, गुजरी महल, मानसी महल, जहांगीर महल, करण महल इत्यादि मौजूद हैं। इस किले का निर्माण राजा मानसी ने करवाया था। यह ग्वालियर शहर का प्रमुख स्मारक है। नोट में आपको ये बता दें, विद्यार्थी कागज, छोटे छोटे पत्थर, थर्माकोल शीट, हैंडमेड शीट की सहायता से मॉडल तैयार करने का प्रयास करें। इस प्रकार बच्चों आपका ये जो प्रायोजना कार्य 3 था कंप्लीट होता है। क्या था इसमें, किसी स्थानीय ऐतिहासिक भवन या इमारत का परिवेश उपलब्ध कर सामग्री का मॉडल बनाएं। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका प्रायोजना कार्य 4। प्रायोजना कार्य 4 में देखिए क्या दिया है, आपके क्षेत्र में पाई जाने वाली किन्हीं 2 जनजातीय समुदाय से संबंधित जानकारी व चित्र संकलित कर दिए गए बिंदु के आधार पर विवरण लिखिए। देखिए उद्देश्य इसका क्या है, आपके सामने प्रश्न क्या है, आपके क्षेत्र में पाई जाने वाली किन्हीं 2 जनजातीय समुदाय से संबंधित जानकारी व चित्र संकलित कर दिए गए बिंदु के आधार पर विवरण लिखिए। जैसे भोजन, वेशभूषा मीन्स पहनावा, गहने, उगाई जाने वाली फसलें, प्रमुख उद्यम, मनाए जाने वाले त्यौहार। चलिए तो यहाँ पे प्रस्तुतिकरण में सबसे पहले हम किस जनजाति को ले रहे हैं, यहाँ पे गोंड जनजाति। कौन सी जनजाति के प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं हम, गोंड जनजाति। गोंड जनजाति भारत की सबसे अधिक जनसंख्या वाली मध्य भारत का विशाल जनजाति समुदाय है। इनका भोजन क्या था, इनका भोजन महुआ गोंड जनजाति का प्रमुख भोजन है। महुआ क्या है, गोंड जनजाति का प्रमुख भोजन है, जिसे ये देवन कहते हैं। बाजरा, कोदो, कुटकी और मकई इत्यादि इनके खास भोजन है। गोंड शिकार करके मांस और मछली खाना पसंद करते हैं। वेशभूषा क्या हो गई, गोंड जनजाति का पहनावा एकदम सादा होता है। महिलाएं 6 से 8 गज की साड़ी घुटनों तक पहनती हैं तथा पुरुष धोती और बड़ी पहनते हैं। कंधे पर बिछोरा और सिर पर मुरेठा बांधते हैं। देखिए गोंड जनजाति के बारे में यहाँ पे आपको उनका पहनावा वगैरह दिया है चित्र। इस प्रकार से इनका चित्र आप चस्पा कर सकते हैं। ये दिख रहा है आपको चित्र, इनका पहनावा दिख रहा है। अब इसके बाद देखिए गहने क्या होते हैं इनके। महिलाएं हाथ में चूड़ियां पहनना सौभाग्य का प्रतीक मानती हैं। पुरुष भी गहने पहनना पसंद करते हैं। पुरुष सिर पर मोरपंख की कलगी लगाया करते हैं। फसलें क्या है यहाँ पे इनकी,
झूम खेती करते हैं। इनमें मुख्यतः बाजरा, आलू, मक्का, चावल इत्यादि की फसलें उगाते हैं। प्रमुख उद्यम कृषि, औजार बनाना, जड़ी बूटियों को एकत्रित करना इत्यादि इनके प्रमुख उद्यम हैं। और त्यौहार क्या है इनके? पोला, पडडुम पर्व गोंड सभ्यता का मुख्य पर्व है। गोंड जनजाति अपने रीति रिवाजों और परंपराओं की बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे दिया है इसके ये खेती के तरीके। ये खेती के पारंपरिक तरीकों को अपनाते हैं। झूम खेती करते हैं जो जंगल को जलाकर उनकी राख में की जाती है, और जब एक स्थान की उर्वरता तथा जंगल समाप्त हो जाता है तब वहाँ से हटकर दूसरे स्थान को चुन लेते हैं। इसके बाद इनके औजार क्या है? गोंड जनजाति खेती करने के लिए मुख्यतः खुरपी, हसिया, फरसा और कुदाल इत्यादि औजारों का उपयोग करते हैं। फिर अगला है सामाजिक रीति रिवाज। इनके क्या है? सामाजिक रीति रिवाज उत्सवों त्योहारों पर सामूहिक भोज और सामूहिक नृत्य गान करते हैं। यह त्यौहार तथा उत्सव पर मद्यपान आवश्यक अंग है। वधू मूल्य की प्रथा है। विवाह के लिए लड़के द्वारा लड़की भगाए जाने की प्रथा है। इसके बाद अगली आपकी जनजाति आती है कोल जनजाति। कोल जनजाति कोल मुंडा समूह की एक अत्यंत प्राचीन जनजाति है। इसका मूल स्थान मध्य प्रदेश के रीवा जिले का कुराली क्षेत्र है। यह जनजाति मुख्यतः रीवा, सतना, जबलपुर, सीधी और शहडोल में पाई जाती है। इनका भोजन क्या है? कोल शाकाहारी व मांसाहारी दोनों होते हैं। ये कंदमूल एवं धान से बने व्यंजन खाना पसंद करते हैं। उसके बाद वेशभूषा क्या है इनकी? कोल जनजाति के लोगों का पहनावा साधारण होता है। पुरुष प्रायतः धोती, कमीज तथा सिर पर सफ़ेद या रंग बिरंगे साफे पहनते हैं, जबकि स्त्रियाँ चोली, घाघरा और ओढ़नी पहनती हैं। महिलाएं शारीरिक सज्जा, साज सज्जा पर विशेष ध्यान देती हैं। देखिए इनका पहनावा और इनका चित्र इस प्रकार से आप चस्पा कर सकते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए गहने। गहने क्या है? इनमें गोदना कला प्रमुख प्रचलन में है। स्त्रियां गर्दन में बड़े बड़े आभूषण पहनना पसंद करती हैं। पुरुष भी गहनों के शौकीन होते हैं। फसलें कोल जनजाति के लोग अधिकतर खेतीहर होते हैं। पुरुष केवल बुआई का कार्य करते हैं, अन्य कार्य महिलाएं करती हैं। प्रमुख उद्यम क्या है? यह कृषि के अतिरिक्त कारखानों में भी कार्य करते हैं। त्यौहार इनके कोल जनजाति के लोग हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इसके अलावा शारदा माता, मरी माता, सूर्य चंद्रमा इत्यादि पूजा उल्लास के साथ करते हैं। खेती के तरीके ये जंगलों की सफाई कर बंजर जमीन को खेती योग्य बनाकर उस पर खेती करते हैं। औजार ये खेती के लिए खुरपी, हसुआ यानी हसिया, फरसा और कुदाल इत्यादि औजारों का उपयोग करते हैं। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे औजार हुआ। इसके बाद इनके सामाजिक क्या है? रीति रिवाज। तो कोल जनजाति में पंचायत का अत्यंत महत्व होता है, जिसके निर्णय को सभी लोग मानते हैं। ये संगीत के शौकीन होते हैं। ये श्रम गोत्री विवाह वर्जित मानते हैं। वधू मूल्य की परंपरा है। इस प्रकार आपका प्रायोजन कार्य 4 समाप्त हुआ। इसके बाद प्रायोजन कार्य 5 देखिए। ये आप अपने परिवेश के आधार पर कंप्लीट करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है? अपने परिवार के सदस्यों अथवा आसपास पड़ोस के 4-5 वरिष्ठ नागरिकों से चर्चा कर नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर पता कीजिए तथा उनसे प्राप्त उत्तरों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर अपने शब्दों में लिखिए। जैसे पहला प्रश्न क्या दिया इसमें देखिए, आपके वार्ड के पंच या पार्षद का क्या नाम है, वे क्या कार्य करते हैं। तो आपको क्या करना है, आप गांव से हैं या आप शहर से हैं तो शहर से पार्षद और गांव से हैं तो पंच। तो आप अपने वार्ड के पंच का नाम पता करें और उनके कार्य का अवलोकन करना है। दूसरा क्या कह रहा है, आपके ग्राम या नगर के सरपंच महापौर अध्यक्ष कौन है। तो यदि गाँव से हैं तो आप सरपंच और नगर से है तो महापौर अध्यक्ष का नाम पता करेंगे और उनके द्वारा किए गए कार्य बताएंगे। फिर तीसरा नंबर है पंच या पार्षद का चुनाव किस प्रकार होता है, इसके बारे में बताएंगे। चौथा है पंच महापौर अध्यक्ष को अपने ग्राम नगर में कार्य हेतु राशि कहाँ से प्राप्त होती है। और 5वां नंबर है इसका, अपने ग्राम नगर में सरपंच महापौर अध्यक्ष द्वारा किए जाने वाले कार्यों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। इन पॉइंटों के आपको उत्तर बताना। चलो हम यहाँ पे इसके बारे में बताते हैं। वार्ड के पंच और पार्षद का नाम, जो आपका वार्ड पंच है और पार्षद है उसका नाम यहाँ पे लिख देंगे। पार्षद के कार्य क्या है, पार्षद का मुख्य कार्य जनता के, पार्षद या पंच के मुख्य कार्य क्या है, तो इनके मुख्य कार्य हैं जनता की समस्याओं को परिषद में विचार विमर्श के लिए प्रस्तुत करना। फिर ग्राम या नगर के सरपंच महापौर अध्यक्ष का नाम, जो आपके गांव का सरपंच होगा या आपके नगर का महापौर होगा उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना है। महापौर के कार्य क्या है, महापौर स्थानीय नागरिक निकाय को नियंत्रित करता है। क्या करता है, महापौर स्थानीय नागरिक निकाय को नियंत्रित करता है। दूसरा पॉइंट, यह शहर का प्रथम नागरिक कहलाता है। तीसरा पॉइंट, यह कार्यक्रम विशेष के दौरान शहर की गरिमा का प्रतिनिधित्व और उसे बनाए रखता है। कार्यात्मक क्षमता में निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ नागरिक सदन की चर्चाओं की अध्यक्षता करता है। इसके बाद पंच और पार्षद का चुनाव कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताना है। पंच हो या पार्षद, उनका चुनाव कैसे होता है, चलिए देखते हैं। पंच या पार्षद का चुनाव प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में कराया जाता है। प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल में निर्वाचन आयोग राज्य सरकार की सहायता से नगर निकाय चुनाव का आयोजन करती है। इस चुनाव
में शामिल होने वाले व्यक्ति को जनता के द्वारा चुना जाता है। उस नगर की सारी जनता एकजुट होकर उस अपने इलाके के लिए सही व्यक्ति का चुनाव करती है। इसके बाद अगला पॉइंट क्या है, सरपंच महापौर अध्यक्ष अपने ग्राम नगर में कार्य हेतु राशि। देखिए महापौर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। महापौर को शहर के विकास कार्य के लिए प्रशासन से लगभग 2 करोड़ की राशि प्राप्त होती है। इसी प्रकार सरपंच को प्राप्त होती है, जिसे वह अपने वार्ड को छोड़कर शहर के किसी भी क्षेत्र में खर्च कर सकता है। तो आप इसकी जानकारी ले लेंगे कि सरपंच को कितनी मिलती है। महापौर को यहाँ बताया गया 2 करोड़, तो सरपंच को कितनी मिलती है ये पता करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 5वां पॉइंट, ग्राम नगर में सरपंच महापौर अध्यक्ष द्वारा किए जाने वाले कार्य का निर्धारण। देखिए इनका कार्य का निर्धारण किस प्रकार से होता है। ग्राम नगर में सरपंच महापौर अध्यक्ष इत्यादि अति स्थानीय शासन के पद हैं, तथापि इनके द्वारा किए जाने वाले विभिन्न कार्यों एवं दायित्वों का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा समय समय पर पारित कानूनों के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही ग्राम पंचायत, नगर निगम, नगर महापालिका इत्यादि संस्थाओं के जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों और सभाओं के माध्यम से परस्पर विचार उपरांत भी निर्णय करते हैं कि उनके क्षेत्रों में किस प्रकार के विकास कार्य किए जाने हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पे, और आपके जो 5 क्या बता दी, प्रायोजन कार्य 1 से लेकर 5 तक बताया है। आपके शिक्षक आपको जितने लिखने के लिए कहेंगे आपको उतने प्रायोजन कार्य पूर्ण करना है। इस प्रकार बच्चों आपका यहाँ पे जो इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या बताया, प्रोजेक्ट कार्य विषय सामाजिक विज्ञान के बारे में बताए। ये प्रोजेक्ट कार्य आपको लिखना अनिवार्य है, क्योंकि इससे आपको मार्क्स मिलेंगे जो आपको स्कूल में जमा करके रखना है। यदि आपको हमारे द्वारा जो प्रोजेक्ट कार्य सामाजिक विज्ञान का बताए, इसी प्रकार हिंदी, अंग्रेजी, गणित सभी विषय के हम आपको प्रोजेक्ट कार्य बता देंगे। उसके बाद आपके जो वार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं की 2023 में होगी, उसके महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के, वो सभी प्रश्नों को हम हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में लेके आएंगे। यदि हमारे चैनल द्वारा जो चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के ग्रुपों में हमारे वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।